गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज जा रही है, साउंड जा रही है? चलिए, साउंड ओके है। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आज का जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। और आज जो बीपीएससी हेड टीचर का जो क्वेश्चन था वो मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं। क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका जो लेवल था बीपीएससी हेड टीचर का, तो कहीं ना कहीं हम लोग को लेवल वो बना करके रखना है, भले क्वेश्चन आसान लेवल के पूछे जाएं। हाँ, हेलो। हाँ हाँ। हाँ, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज जा रही होगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का होने वाला है और अति महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका क्वेश्चन होगा, चाहे 1 to 5 हो, चाहे आप अपर क्लास में एसएसटी वाले हो, तो आपका हिस्ट्री एक अति महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ से निश्चित तौर पे अगर 1 to 5 की बात करें तो कम से कम क्वेश्चन आपके यहाँ पर 25 तक दिखाई देंगे, जो कि आपके राष्ट्रीय आंदोलन हो चाहे एनिशियंट मिडेवल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसा कि बीपीएससी हेड टीचर में लिखा गया था सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन ही, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। तो वो मैं थोड़ा सा आपको निकाल करके पहले दिखा दूं, जिससे कि आप लोग को पढ़ने में थोड़ा सा भरोसा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जितना आसान समझ रहे हैं यह उतना आसान भी नहीं होगा और उतना टफ भी नहीं होगा। पढ़ने से सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आज आपको राष्ट्रीय आंदोलन का घटनाक्रम जो है 1857 तक तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था, उसके बाद की घटना से लेकर के 1930 तक आज करवा दूंगा। फिर अगले दिन 1930 से 1947 का करवा दूंगा। आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अभी जो आपके हेड टीचर में प्रश्न पूछे गए थे उसको आपको पहले आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, फिर जब मैं पढ़ा लूंगा फिर आप लोग खुद इसको बना लेंगे। इस बात का फुल गारंटी है, क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आएगा। जो भी हम 2 4 5 पेज का जो देंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के, सारे प्रश्न वहीं से आएंगे। देखिए, अब देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस में उदारवाद। ये आपको उतना दिखेगा नहीं क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट नेट से डाउनलोड हुआ है। कांग्रेस में उदारवादियों पर जो सुरक्षा वाल्व का जो सिद्धांत का आक्षेप लगाया गया, किसने लगाया, ठीक है। अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे तो ये देखिए एक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर आपका स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको किसको समझा और संगठित किया गया, तो ये भी पढ़ेंगे। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री। किसने कहा था कि यह एक जो है टूटते हुए बैंक के बाद का तिथि का चेक है, ये सब चर्चा करेंगे। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया, ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, कब लिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो सारे चीज को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा, जो हमारे नोट्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
जो हम लोग पढ़ेंगे वहीं से क्वेश्चन सारा आपका लड़ जाएगा, ठीक है। और कहीं आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए भरोसा करके आज का क्लास पूरे अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद लास्ट में हम आज जो है जब क्लास कर लेंगे पूरा थ्योरी का, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब आप खुद बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, हमें बताने की आवश्यकता तब नहीं पड़ेगी। यही खासियत होगा हमारे क्लास का। बाकी देखिए, बहुत लोग आपको बहुत कम रेट पे भी पढ़ाने लगे हैं, लेकिन आज तक पता कीजिए उन्होंने आज तक ग्रुप डी का भी एग्जाम निकाला है या नहीं निकाला है, ठीक है। चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाने से नहीं होगा, बल्कि बीपीएससी का एक अपना पैटर्न है, फॉलो है, ठीक है। बहुत लोग का टीम भी है, 5 लोगों का, 6 लोगों का, लेकिन उसमें से अगर आप देखिएगा तो आज तक किसी ने बीपीएससी क्वालिफाई नहीं किया है। तो और आप जब देखिएगा जब एग्जाम आएगा तो सबसे पहले आंसर की लेके आ जाएंगे, और उसमें कम से कम तो 20 आंसर की गलत डालते हैं, ठीक है। जबकि वो टीम में काम करेंगे और इंटरनेट से जब देख करके वो सही नहीं बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग हैं यूट्यूब के माध्यम से भी हमको देख रहे हैं या फिर ऐप के माध्यम से भी देख रहे हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप अच्छे जो टीचर है जिनको पता है या जिन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। हमने 2-2 बार इंटरव्यू दिया है, प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है। तो मुझे पता है कि बीपीएससी का लेवल क्या है। बाकी मार्केट में बहुत लोग हैं, बहुत लोग कॉल भी करते हैं, बोलते हैं सर वो इतने में ही कोर्स दे रहे हैं इतने। तो चलिए, सबका अपना अपना है। बहुत लोग जो है मार्केट में अपना जो है बिजनेस बना लिए और ठगने के लिए तैयार हैं बच्चों को, ठीक है। तो उन सब बातों पे नहीं जाना है। हम लोग का जो मेन उद्देश्य है, ठीक है, मेन उद्देश्य है कि हम अगर जो फीस लिए आपसे, ठीक है, बहुत न्यूनतम फीस हमने लिया, चूंकि मुझे पता है कि मुझे कितना मेहनत करना है। जो चीज हम बीपीएससी वालों को कह सकते हैं तो 15,000 20,000 में भी नहीं देते हैं, वो चीज आपको हमने 1500 में देने का प्रयास किया, और साथ साथ मैथ रीजनिंग का भी सिलेबस एक्स्ट्रा है, ठीक है। फिर भी कई लोगों को लगता है कि ज्यादा है। तो आपको एक दिन की भी सैलरी अगर एजुकेशन में नहीं खर्च हो रहा है, और बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म आ गए हैं आपके मार्केट में जो बिजनेस करने लगे हैं, तो आपको निर्णय लेना है कि आपको कहाँ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी लोग यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आप जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन कर लें। बहुत ही कम फीस में आपको हम पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ साथ टेस्ट सीरीज सेट सारे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आप टॉपिक पढ़िएगा, ठीक है, वो आपको अच्छे से बन रहा है या नहीं। आप जहां से पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये भी देखना होगा। चलिए, ये तो हमने पढ़ा दिया था। ये भी देखना होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे जो प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं बीपीएससी में, चाहे हेड टीचर का है, क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि आप खामखा हल्ला के चक्कर में चले गए हैं, ठीक है। तो ये आपको सोचना है। बाकी मुझे पता है कि मैं अगर थ्योरी पढ़ाता हूं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप निश्चित तौर पे बना लेंगे, इसमें फुल गारंटी है। चलिए, आज का जो हमारा क्लास होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 के बाद का क्लास है। बिल्कुल सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लास पहले हो जाने दीजिए, एक लेक्चर और मॉडर्न का चलेगा। आज आपका 1930 तक की घटना होगा, ठीक है। और हमने 1930 तक का पीडीएफ डाल दिया है, और आप लोग जो है ऐप से ले सकते हैं, या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में है हमें शामिल, तो आप वहां पे भी आपने देखा होगा कि हमने दिन में ही आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री का 1930 तक की घटना को दे दिया। तो सबसे पहले आप देखिए, जो 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो वो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीति कारण था। तो ब्रिटिश शोषणकारी नीति के कारण जो सेनाओं ने विद्रोह किया, लेकिन जो जन सामान्य लोग थे उन्होंने वहां विद्रोह तो नहीं किया, लेकिन क्या वो खुश थे अंग्रेजी शासन से? बिल्कुल नहीं थे। उससे पहले ही आप देखिएगा कि राष्ट्रवादियों के द्वारा जो है राष्ट्रवादी जो विचारधारा पनप चुकी थी, और 1868 के आसपास, जैसे आप दादा भाई नौरोजी को देखिएगा, जो कि एक क्वेश्चन आपके
क्वेश्चन में है बीपीएससी हेड टीचर में कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी थे। और उन्होंने 1868 में ही अपना एक ग्रंथ लिखा था, किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेज आर्थिक शोषण कर रहे हैं भारतीयों का वो बताया था। यानी अंग्रेज जो था भारतीयों का दोहरा शोषण कर रहे थे। एक तो वो क्या करते थे कि अपना सस्ता जो घटिया क्वालिटी का माल था वो डंप करते थे भारतीय बाजार में। शुरुआत में उन्होंने सस्ता माल ला करके यहाँ का मार्केट वैल्यू खराब कर दिया। जैसे अभी टीचिंग में भी बहुत सारे टीचर जो है आपको 100 रुपया में भी पढ़ा देंगे कोर्स, क्योंकि उनका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा बटोर करके निकल जाना, ठीक है। लेकिन जब जहां पे क्वालिटी एजुकेशन जो दे रहे होंगे वो बेचारे बैठे रह जाएंगे। तो सिंपल बिजनेस में ये होता है कि आप इकोनॉमी को भी देखते हैं कि जो सस्ता माल है वो ज्यादा बिकेगा। स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेज ने क्या किया, जो भारतीय कॉटन कपड़ा था, जो सूती वस्त्र था या कपास था, उसको कच्चे माल के रूप में यहां से सस्ते दाम पे ले गए। और उधर से पॉलिस्टर कपड़ा जो कि घटिया क्वालिटी का था वो भारतीय बाजारों में उच्च दाम पर बेच ली। और वो बोलते थे कि पॉलिस्टर जो है सूती से अच्छा होता है क्योंकि वह टिकाऊ होता है, आयरन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से वो बोल करके अपने घटिया क्वालिटी को सूती से कुछ परसेंट कम दाम पर बेच लिए। और जबकि भारतीय जो उच्च क्वालिटी का कपड़ा था उसके रॉ मटेरियल कपास हो गए, रुई हो गया, उसको ले गए और उसको विकसित देश में, अमेरिका जैसे देशों में जाकर के बेचा, ठीक है। तो सबसे बड़ा काम पहले क्या किया उन्होंने कि यहाँ का व्यापारिक जो भी कुटीर उद्योग था उसको समाप्त कर दिया था। दूसरा, जब वो लोग व्यापारी लोग जो कुटीर उद्योग चलाते थे, जब वो कृषि करने लगे तो कृषि में यहाँ पर वाणिज्यिक खेती किया जाने लगा, ठीक है। वाणिज्यिक खेती यानी नील की खेती कीजिए, आप जो अफीम की खेती कीजिए, गांजा जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, उसकी खेती करवाते थे। कहीं चाय की खेती करवाते थे, कहीं कपास की खेती करवाते थे, यानी जिससे उनका व्यापार फले फूले वो करवाते थे। और उसके एकमात्र खरीदार कौन थे, अंग्रेज ही थे। जैसे नील का है तो नील कौन खरीदेगा, जो कपड़े का कलर करेगा या बेचेगा, तो वही खरीदार थे, औने पौने दाम पर ले लेते थे। फिर उधर से तैयार माल ला करके फिर यही बाजार में डंप भी कर देते थे और यहां से ज्यादा उन्होंने धन का निष्कासन कर लिया। तो ये सब बात की चर्चा 1857 के बाद जो है जो राष्ट्रवादी नेता सब थे उन्होंने करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर जो कांग्रेस का जो उद्भव हुआ, ठीक है, ऐसे कांग्रेस के उद्भव को लेकर के अलग अलग लोगों का अलग अलग सिद्धांत बताया गया है। लेकिन अगर वास्तविकता देखेंगे तो कुछ और दिखेगा। क्या दिखेगा वो देखिए। सबसे पहले देखिए कांग्रेस का जो इतिहास है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा ही किया गया था, सबसे बड़ी बात। और इसको लेकर के जो भारतीय जो बहुत सारे उग्रवादी टाइप के जो नेता हैं वो यहां पर विरोध भी करते हैं। जो गरम मूड के थे, गरम दल के नेता थे, उन्होंने कांग्रेस के जो उदारवादी जो लोग थे उनका यहां पर नीचा दिखाने का उनको प्रयास भी किया है। लेकिन वास्तविकता अगर देखिएगा तो कुछ और दिखाई देगी। देखिए, और यहां से क्वेश्चन भी पूछ दिया गया था आपको हेड टीचर में कि जो आपका सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था हेड टीचर में। अभी जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद सेट बनाएंगे, ठीक है। तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेजों के ही दिमाग की उपज थी, लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज था, ठीक है। लेकिन बाद में जब पुष्टि हुआ, जब उसके दोनों के सोर्स देखे गए तो डफरिन और एओ ह्यूम में नहीं बनता था। डफरिन और एओ ह्यूम कभी एक दूसरे के बातों को नहीं मानते थे, ठीक है। तो ये बात का बाद में चल करके आलोचना जो हो रहा था वो समाप्त हो गया था। लेकिन कांग्रेस की स्थापना का विवाद जो है बना रहा। एक तो आपका सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए, कांग्रेस के पूर्व भी बहुत सारे राजनीतिक संगठन भारत में बनाए गए थे, उसका लिस्ट में बताऊंगा क्या क्या आज तक पूछे गए हैं। कांग्रेस का ही पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। तो बाद में जाकर के दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया था 1885 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र थे बनर्जी, ठीक है, अधिवेशन जो हुआ था। तो अभी उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे।
दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर के जो विवाद है, जैसे आपका एक सिद्धांत है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, जिसको कि लाला लाजपत राय ने दिया था। अब देखिए सेफ्टी वाल्व क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी आप जैसे टायर में हवा भरते हैं, जरूरत से ज्यादा आप जब हवा भरेंगे तो आप उसको निकाल भी सकते हैं वाल्व के माध्यम से। या जैसे अगर पृथ्वी के अंदर गर्म में बहुत सारा टेम्परेचर होता है, गर्म तापमान दबाव के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, तो वो पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व हो गया, कौन, ज्वालामुखी। तो उसी प्रकार से यानी जो भारतीय लोगों के अंदर आक्रोश था, जो अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पनपा था, उसको शांत करने के लिए अंग्रेजों ने यह कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। ऐसा मानना लाला लाजपत राय का था कि जो भारतीय लोगों के अंदर जो आक्रोश नहीं आए और उनके बातों को, कुछ बातों को मान करके उनको हर हमेशा ठंडा रखा जाए, जिससे कि राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हो। क्योंकि उससे पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था, जिसमें पूरे भारत तो नहीं शामिल हुआ था, लेकिन उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के जो भी क्षेत्र थे वहां पे सेनाओं ने और किसानों ने विद्रोह किया था, जमींदारों ने। तो इसको लेकर के अंग्रेज डरे हुए थे कि आगे भी ना हो जाए ऐसा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवाई। ऐसा लाला लाजपत राय अपने सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत में लाला लाजपत राय बताते हैं। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया, ऐसी बात नहीं कि हमने थ्योरी क्वेश्चन को देख के बनाया है, हमारे नोट्स पहले भी थे और हम यही पढ़ाते थे। कांग्रेस का विकास, अब देखिए कांग्रेस के विकास को लेकर के हम लोग देखेंगे दो चरण, एक बनेगा आपका 1885 से 1905, ठीक है, 1905, 1885 से कब बनेगा, 1905 का चरण, इसको सुधार लीजिएगा, 1905 का चरण, 1885 से 1905 का चरण, जो कि गर्मपंथी चरण रहेगा। फिर 1905 के बाद जब लॉर्ड कर्जन आएंगे और वहां पे जब बंगाल विभाजन होता है, तो यहाँ पे गर्मपंथी जो हैं, जो भी गर्म विचारधारा के हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पनप जाएंगे और वो जो है कह सकते हैं कि अंग्रेजों का विरोध करना बंदूक के बल पे, शक्ति के बल पे यहां पर शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कांग्रेस के पूर्व जो भी राजनीतिक संगठन थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कई बार यहां से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के पूर्व कौन कौन से संगठन थे और उसकी मुख्य बातें क्या हैं, उसको देख लेंगे, क्योंकि यहां से निश्चित तौर पे बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला भारत में जो आपका, ऐसे देखिएगा तो अखिल भारतीय स्तर पर पहला राजनीतिक दल आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही था, पूरे भारत स्तर पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ संगठन हुए, जैसे 1838 ईस्वी में जमींदारी संगठन बनाया गया और यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन था और इसके संस्थापक द्वारिका नाथ टैगोर थे, ठीक है। तो जमींदारी संगठन की स्थापना भारत में सर्वप्रथम हुई और 1838 ईस्वी में, और इसके संस्थापक द्वारिका नाथ टैगोर थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, तो हमने सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स ही लिया है कि चूंकि आप लोग अब उतना टाइम भी नहीं है और आप लोग कम मेहनत में भी अच्छे से सफल होना चाहते होंगे, क्योंकि अगर आप बुक पढ़िएगा तो बहुत सारा डाटा है, उतना आप ना ही उसको रिकॉल कर पाइएगा ना समझ पाइएगा। मेरा काम है बस आपको हल्का कर देंगे, जो भी टॉपिक पढ़ा देंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तब पता देगा आपको, ठीक है। मुझे पता है कि कौन कौन सा टॉपिक उठा सकता है बीपीएससी। अब देखिए 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई और संस्थापक एम वीर राघवाचारी थे और जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू यहां पर जो है यहां पर सदस्य के रूप में थे। तो मद्रास जनसभा, महाजनसभा की स्थापना कब हुई, 1884 ईस्वी में, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद 1885 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग और काशीनाथ यंबक थे, ठीक है। तो यहां पर आपको बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पूछ सकता है, उसकी स्थापना कब हुई, 1885 में। अब उसके बाद कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो शुरुआत में उसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है,
बाद में चल करके भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। फिर बाद में आगे चल करके दादा भाई नौरोजी ने कहा नहीं, ये नाम थोड़ा सटीक नहीं लग रहा है, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाए। तो उन्हीं के कहने पर उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और यहां पर जो कांग्रेस का निर्माण किए थे वो ब्रिटिश अधिकारी ही थे, उनका नाम था एओ ह्यूम। याद रखिएगा, अगर पूछे कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी ही थे, रिटायर्ड अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, सैन्य अधिकारी थे ये, और रिटायर हो चुके थे। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो एओ ह्यूम ने, जो कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, रिटायर्ड, ठीक है। और यहां पर कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने किया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, किसने किया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। आगे लिखा भी होगा। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना को लेकर के जो विवाद है, और यहीं से बीपीएससी आपको हेड टीचर में भी पूछा था क्वेश्चन, क्या पूछा था कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया। पहला लाइन में ही लिखा हुआ है, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था, गर्मपंथी नेता थे लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल। याद रखिएगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये जो चारों नेता हैं वो गरम मिजाज के हैं, गरम दल के हैं, टिट फॉर टैट करने वाले हैं, ठीक है। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत यहां पर लाला लाजपत राय ने दिया, जो कि गरमपंथी नेता थे, समझ गए। और एक त्वरित चालक का सिद्धांत, ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। क्योंकि सब लोग जो है उदारवादी नेता को यहां पर अंग्रेजों का चमचा बताने का प्रयास कर रहे थे, या सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के तहत, तो यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं, ठीक है, त्वरित चालक का सिद्धांत वो बोलते हैं कि हमने जो है त्वरित चालक का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और उन्होंने बोला कि हमने कांग्रेस बनाकर के एओ ह्यूम के दिमाग का यूज किया, क्योंकि अगर हम लोग बनाते, अगर अंग्रेज नहीं होता, उसमें शामिल नहीं होते, तो हो सकता था कि अंग्रेज इसको बनने नहीं देते और बनने से पहले ही नष्ट करा देते। इसीलिए हमने क्या किया था कि एओ ह्यूम को वहां पे अध्यक्ष बना करके अंग्रेजों का यूज किया। इनका मानना अलग था और उनका मानना अलग है, ठीक है। जो भी हो, तो त्वरित चालक का सिद्धांत पूछे तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए इस बार अगर सेफ्टी वाल्व पूछा है तो हो सकता है आप लोग को ये पूछ दे, त्वरित चालक का सिद्धांत, ठीक है, बीपीएससी ऐसा करती है। लेकिन टॉपिक आपको, अब देखिए कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है, यह बात भी आपका लाला लाजपत राय ने ही बोला था। किसके दिमाग की उपज है, तो कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। अब देखिए कांग्रेस का विकास को लेकर के हम लोग देखेंगे, कांग्रेस का विकास किस प्रकार से होगा। तो शुरुआती दौर जो है 1885 से 1905 का, ये आपका नरमपंथी चरण चलेगा, उदारवादी नेता का कांग्रेस में प्रभुत्व रहेगा, यानी प्रार्थना, याचिका और शांतिपूर्ण, पीपीपी मॉडल भी कहते हैं, यानी प्रेयर, पेटिशन और पीसफुल प्रोटेस्ट, पीपीपी मॉडल। यानी उस अंग्रेजों से याचना करना है, प्रार्थना करना है कि हमें भी स्वशासन में पार्टिसिपेट करने दीजिए। देखिए जो कांग्रेस के उदारवादी नेता है, उनका कभी भी उद्देश्य नहीं था पूर्ण रूप से आजादी, उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों के अधीन रहते हुए
ठीक है, अपने देश का विकास करे और उसमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है, और इसी बात को लेकर के जो गरम दल के नेता थे वो कांग्रेस के नरम दल के नेता के खिलाफ में बोलते थे। ठीक है, और इसके पीछे कई रीजन हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी उस समय भारत के जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो पैसे वाले वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, जो बड़े बड़े लोग थे, वही कांग्रेस में शामिल थे। और वो क्या करते थे कि साल में 1-2 बार बैठक करा करके फिर अपने अपने व्यापार बिजनेस में जो भी काम करते हैं उसमें लग जाते थे, और उससे देश आजादी हो पाना बहुत मुश्किल काम था। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में जो है आप लोग का आवाज साउंड दिक्कत हो। हाँ, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो बस वही चीज आप लोग अगर साउंड में और वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो तब मैसेज कीजिए, बाद में कि आपको टाइम देंगे, पूछने का टाइम देंगे, क्वेश्चन भी डील कराएंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, और जो भी लोग नए हैं जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7070634348। स्पेशल डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। ठीक है, चूंकि बहुत लोग जो है फोन कर करके परेशान किए हुए रहते हैं कि सर वो कोचिंग वाला इतना में दे रहा है, आप इतना में दे रहे हैं, क्वालिटी तो कोई देखता नहीं है कि हम क्या क्वालिटी दे रहे हैं, दूसरा कोई क्या दे रहा है। ऑब्जेक्टिव लेके भर दिन हल्ला करने से तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, बात को समझते नहीं है और 2-4-500 के चक्कर में आप लोग जो है पड़ जाते हैं, लेकिन हमने भी डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, और आप लोग जो है डिस्काउंट का यूज कीजिए और जरूर कोर्स को बाय कर लीजिए। ठीक है, चलिए जो लोग नहीं जुड़े हैं और जो लोग जुड़े हैं उनको सफल हो जाएगा, जितना भी आपने दिया है डिस्काउंट में हो चाहे जो भी है। ये नहीं सोचना है कि सर किसी को डिस्काउंट दे दिया हमको नहीं दिए। ठीक है, हम आपको 15,000 का चीज दे रहे हैं। 15,000 नहीं कहिए, जीवन अगर बन जाता है तो आपका कितना कमाएंगे कहना मुश्किल है, पूरे जीवन में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और नहीं किए पास तो बेकार है। ठीक है, ये भी जो खर्च किए आपने, जब आप तुलना पैसों से ही करते हैं तो मैं आपको बता दूं। चलिए, नरम पंथी चरण 1885 से 1905 तक चलेगा। इसमें ब्रिटिश सुधारों में विश्वास था। जो भी उदारवादी नेता थे उनका विश्वास था कि अंग्रेजों के अधीन रह करके ही भारत का कल्याण हो सकता है। ठीक है, और उसको बोलते हैं पीपीपी मॉडल, प्रेयर, पेटिशन और पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, और यहां पर प्रार्थना, याचिका और शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस जो है अंग्रेजों से अपनी बात मनवाना चाह रहे थे। अब इसके जो नेता थे नरम पंथ के, वो देखिए कौन कौन थे चर्चित नेता। पहला तो फिरोज शाह मेहता का नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। यही प्रश्न डायरेक्ट पूछ दिया ग्रैंड। अब देखिए इतना जो पढ़ाए हैं, 2-3 ही पेज, अभी 2 ही पेज नहीं क्रॉस किया है, 2 प्रश्न दिख गया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के। और इन्होंने ही बोला था गांधी जी को कि पहले आप भारत का भ्रमण कीजिए। जब गांधी जी 1916 में आए थे तो उनको कहा गया था पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए। ठीक है, और वो पहले भारत का भ्रमण किए, तब जाकर के भारत को समझे, और फिर जाकर के वो आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने शुरुआत किया, कदम रखा। तो कर्मभूमि गांधी जी का भी बिहार ही बनता है राष्ट्रीय आंदोलन का। अब आ जाइए, तो यहां पर मेन रूप से यही पूछेगा जो आपका नरम पंथी विचारधारा क्या था। तो प्रार्थना, याचिका, शांतिपूर्ण आंदोलन, कौन कौन नेता थे, उनकी विचारधारा क्या थी। क्योंकि ये सब अभिजात वर्ग के थे तो ये लोग अंग्रेजों के संरक्षण में ही जो है शासन करने की बात करते थे। ठीक है, अब आ जाइए, इसी में धीरे धीरे कांग्रेस में ही कुछ मतभेद होने लगता है, और उसमें जो नए नेता होते हैं जो कि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग से आते हैं, यानी अभिजात वर्ग के नहीं थे। अभिजात मतलब जो बड़े लोग पैसे वाले, वो नहीं थे। मध्यम और जब निम्न वर्ग के लोग जब कांग्रेस में शामिल होने लगते हैं तो इनकी एक अलग विचारधारा बनती है, और इनकी जो विचारधारा रहती है वो जो है अंग्रेज शांतिपूर्ण तरीके से मानने वाले नहीं हैं। ये जो है कहता है ना कि लात का भूत जो है लात से ही मानता है। ठीक है,
प्यार से मानता नहीं है। तो वही बात है कि अंग्रेज शैतान थे, वो उनको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती थी, अगर समझ में आती तो वो समझ चुके होते। लेकिन अंतिम क्षण तक आप देखिएगा 1942 तक भारतीयों को अंग्रेजों का विरोध करना पड़ता है। ठीक है, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है देश को आजाद कराने के लिए। अब देखिए लाला लाजपत राय, ठीक है, तो ये आपके गरम पंथ के नेता थे, ठीक है, लाला लाजपत राय। और इनके गुरु कौन थे? मेजनी। इटली का एकीकरण में आपने सुना होगा शायद नाम, मेजनी, काबूर, ये सब जो रहते हैं, ठीक है, इटली या जर्मनी, इटली ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये कंफर्म ध्यान से उतर गया है, विश्व इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे मेजनी के बारे में, तलवार के बल पे जो एक करना चाहता था, इटली का या जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाया है। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी कंफर्म नहीं है, चूंकि बोल देंगे तो बहुत लोग फिर कमेंट करने लगेंगे। मेजनी मुझे जहां तक की याद है इटली का ही होगा, इटली के एकीकरण में, देख लेंगे फिर। उसके बाद ये इनको गुरु बना रखे थे लाला लाजपत राय, और ये बोला करता था मेजनी की तलवार के बल पे ही, ठीक है, आजादी मिल सकती है। तो यही सिद्धांत को लाला लाजपत राय भी फॉलो करते थे। मेरा माइक दूरी पे है इसलिए साउंड प्रॉब्लम है, क्या सबको साउंड प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल, इटली का ही था और इटली के एकीकरण में भूमिका निभाया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए, ध्यान से उतर जाता है ना बहुत सारा डाटा, चूंकि बहुत सारा सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो डाटा मिसमैच होता है, ऐसे अंदाज भी मेरा सही रहता है। हाँ, बिस्मार्क जर्मनी का था। चलिए, अच्छा ये बताइए साउंड सही जा रहा है आप लोग को? नो, साउंड सही से नहीं जा रहा है। प्रॉपर साउंड नहीं है क्या? साउंड प्रॉपर जा रहा है? तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि साउंड प्रॉपर नहीं जा रहा है। मैक्सिमम लोग तो बोल रहे हैं कि साउंड प्रॉपर है, योर वॉइस इज कमिंग क्लियरली, अच्छे से जा रहा है आवाज, ठीक है। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, तो लाल बाल पाल तो ऐसे ही याद रखिएगा, और चौथा जो है अरविंद घोष को जरूर याद रखिएगा। ये चार लोग जो थे वो गरम मिजाज के थे, गरम पंथी नेता हैं, और इनका पीरियड 1905 से 1915 चलता है, ठीक है। और देखिए जब ये समझ जाते हैं कि नरम पंथी से देश आजाद नहीं होने वाला है, तो ये लोग जो है अपना रूप अपनाते हैं। और यहां पर देखिए स्वदेशी आंदोलन, जब अंग्रेजों ने जो राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए क्या किया था कि बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। कब? तो 1905 ईस्वी में। तो उसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हो गया। जो पूर्वी बंगाल था, जो असम का क्षेत्र है पूर्वी बंगाल, और वहां पर ज्यादा मुसलमान थे, मुस्लिम लोग थे और हिंदू कम थे, उसको पूर्वी बंगाल, और पश्चिम बंगाल जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, मुस्लिमों की संख्या कम थी, वहां पर पश्चिम बंगाल बनाया गया, ठीक है। तो ये देखिए अति महत्वपूर्ण लाइन है। स्वदेशी आंदोलन 1905 के बाद ही होता है, जब बंग भंग आंदोलन होगा, ठीक है। इसको देखिए, सबसे पहले आप देखिए स्वदेशी आंदोलन के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण बना बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में कर दिया। क्यों कर दिया? तो इसका ये कहता था कि शासन करने में दिक्कत हो रही है इसलिए। लेकिन अगर गौर किया जाए तो मेन उद्देश्य था इसको, जो राष्ट्रीय चेतना का विकास बंगाल में सर्वप्रथम हो गया था उसको कंट्रोल करना। जो भी राष्ट्रीय, जो पश्चिम बंगाल के जो लोग थे, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, अवनींद्रनाथ घोष हो, ये सब अपने, जैसे अवनींद्रनाथ जो थे वो बहुत अच्छे चित्रकार थे, उन्होंने भारत माता का चित्र बना दिया था। तो इस प्रकार से तो ये सब भावना पूर्वी बंगाल में ना पहुंचे, इसलिए इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का ही विभाजन कर दिया कि इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है कि पूर्वी बंगाल को अलग किया जाए और पश्चिम बंगाल को अलग। शुरुआत में अंग्रेज
1885 में आप देखेंगे कि कांग्रेस हिंदू जो नेता थे उसके समर्थन में थे, लेकिन फिर आगे चल करके ये लोग जो है मुस्लिम लोगों का समर्थन करते हैं, ठीक है, और आपस में लड़ाई करा करके ज्यादा से ज्यादा दिन तक शासन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि पूर्व बंगाल जो बना, पूर्वी बंगाल, वो असम को मिलाकर के बना था, जहां मुस्लिम ज्यादा थे हिंदू कम थे। दूसरा पश्चिम बंगाल बना, बिहार और उड़ीसा मिला करके, जहां पे बांग्ला भाषी कम थे, ठीक है। और इसी दौरान आप देखिएगा कि अमार सोनार नामक जो गाना है रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही, अमार सोनार, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। आगे चल करके 1911 में जनगण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गाया है, ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय गान बनता है। तो अमार सोनार गाना उस समय प्रचलित हो गया था और पूरे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। और मेन रूप से यहां पर जो स्वदेशी आंदोलन मतलब स्वदेशी वस्तु को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। जैसे अगर हम विदेशी कपड़ा पहने हैं तो कपड़े को आग लगा देंगे। तो इतना ये हो गया था कि मंदिर में पंडित लोग अगर चीनी का बना हुआ लड्डू कोई चढ़ाता था तो उसको भी लेने से मना करते। यानी उनको जो भी लगता था कि अंग्रेजों का देन है, अंग्रेजों के द्वारा क्रिएटेड है, बनाया गया है, उसका वहां पर उन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। इतना समझिए, ठीक है। अब देखिए यहां से 3 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो उसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई। घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 7 अगस्त 1905। जुलाई में आपका 19 जुलाई, देखिए कई बार पूछ देगा घोषणा और आप मार के आ जाइएगा कि लागू कब हुआ, तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। अब यूपीएससी जानबूझ करके ऐसा प्रश्न पूछती है आपको फंसाने के लिए। तो अगर पूछे घोषणा कब हुआ तो जुलाई में ही हो गया, 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ। उसके बाद विभाजन का निर्णय कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को यह निर्णय लागू हुआ। तो यहां तक समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आंदोलन महाराष्ट्र तक फैल गया। और यहां पर आप देखिएगा जो हिंदूवादी जो नेता है वो भी आगे चल करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगे। हिंदू, चूंकि एक मुस्लिम वर्ग जो था वो बंगाल, जो पूर्वी बंगाल में अपना रूप दिखा रहा था, ठीक है। तो भारतीय जो इधर थे बचे खुचे जो भी थे, वो लोग हिंदू जो थे, खास करके बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र में गणपति पूजा का आरंभ कर दिया और उसके नाम पे हिंदुओं को एक करने लगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाएगा। अब हिंदू सब जब एक होंगे और उन्होंने गणपति पूजा करना शुरू किया तो अगले ही साल 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग बन जाएगा। तो उसको लग जाएगा कि कांग्रेस जो है हिंदुओं की पार्टी है, क्योंकि इसमें नेता कौन है? लाल बाल पाल, ये कांग्रेसी नेता भी हैं और ये क्या कर रहे हैं? हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो मुस्लिम जो लोग थे, जो मुस्लिम नेता थे, उनको लगा ये तो कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी बन गई है, तो हमें अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी, और उन्होंने मुस्लिम लीग का निर्माण कर दिया। और अंग्रेज तो यही चाह रहे थे कि दोनों में फूट बने, ठीक है। तो लाला लाजपत राय पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और बिपिन चंद्र पाल बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बने और उन्होंने पूरा बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कांग्रेस अधिवेशन बनारस में 1905 ईस्वी में हुआ। अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो कई बार पूछेगा कि जो बनारस में 1905 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में प्रस्ताव पारित किया, समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किया गया था। तो 1905 में और 1906 से ही आपका स्वदेशी आंदोलन 1905 से ही शुरुआत हो गया था, बंगाल विभाजन के घोषणा के साथ ही।
अब देखिए कार्यक्रम के स्तर पर देखिए अमार सोनार बांग्ला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, इन्हीं के भाई थे शायद अवनींद्र नाथ टैगोर। उन्होंने मूर्ति भारत माता का जो है चित्रकारी, जो अभी भी आप देखते हैं एक झंडा लिए भारत माता खड़ी रहती हैं, उनका जो चित्र जो है अवनींद्र नाथ ने ही बनाया था। ठीक है, अवनींद्र नाथ एक अच्छे चित्रकार थे, राष्ट्रवादी चित्रकार थे। तो ये सब अब बंगाल में एक्टिव हो जाते हैं। और रक्षाबंधन हिंदू मुस्लिम के बीच भी मनाया गया। इन्होंने पूरा हर संभव प्रयास किया कि बंगाल विभाजन नहीं हो। ठीक है, बंगाल विभाजन नहीं हो। अब क्या हुआ 1911 ईस्वी में, जो पहले कलकत्ता राजधानी थी अंग्रेज की ब्रिटिश भारत का, अब उसको दिल्ली कर दिया गया। यानी कब किया गया, तो 1911 ईस्वी में घोषणा किया गया, 12 में किया गया और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो घोषणा कब किया गया था, दिल्ली राजधानी होगी। तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता से राजधानी भारत की कहां बन गई थी, दिल्ली। ठीक है, चलिए भतीजा था सर, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अवनींद्र नाथ टैगोर मुझे नहीं जानकारी था। ठीक है, आपने सही किया, बता दिया। अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि आप सही बताएं, लेकिन आपके बात, चूंकि मुझे जानकारी नहीं थी इसके बारे में। हाँ, लेकिन इनके ही परिवार के सदस्य थे, ये मुझे पता था। चलिए अब देखिए यहां पर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 2 चरण चलता, ये सब तो था आपका कांग्रेस के बारे में। अब यहां से हम लोग जो क्रांतिकारी हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। जो क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अंग्रेजों को बंदूक के बल पे, तोप के बल पे, कह सकते हैं शक्ति के बल पे अपने अधिकार छीनने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी बलिदान भी दी। आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को शहीद किए। ठीक है, और देश के आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है, चाहे आप भगत सिंह को देखिए, चंद्रशेखर आजाद को देखिए। ठीक है, चाहे बिहार के प्रथम कह सकते हैं जिनको फांसी दिया गया था, मुजफ्फरपुर के, तो सबने जो है एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए क्रांतिकारी गतिविधि की। तो उसको यहां पर हम लोग 2 चरणों में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, एक आपका चरण 1890 से 1914 चलेगा क्रांतिवादी क्रांतिकारी गतिविधि का, और दूसरा है 1922 से 1931। और आप देखिएगा 1931 आते आते सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेज ने या तो हत्या कर दी या तो फांसी पे लटका दिया था। एक भी क्रांतिकारी नहीं बचे थे 1931 तक में। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी सत्य और अहिंसा और जो है उस पे चल करके देश को आजादी करना चाहते थे। चूंकि अंग्रेजों से शक्ति पूर्वक लड़ना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि सारे हथियार और सारा शासन प्रशासन उन्हीं के पास था। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी की अपनी नीति रहती है सत्य और अहिंसा, उसके बल पर देश को आजादी दिलवाए। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं प्रथम चरण आपका जो है 1897 से शुरुआत कीजिए। चापेकर बंधु होगा, चापेकर बंधु, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर, ये सब आपस में भाई थे। इन्होंने प्लेग कमिश्नर पुणे के एक प्लेग कमिश्नर थे रेंड, उसकी हत्या कर दी। और एक और काम क्या कर दिया, एक और अधिकारी है साथ में लिखा हुआ, अरेस्ट, ब्रिटिश अधिकारी को मार दिया। क्योंकि इसलिए मार दिया, क्योंकि पहले क्या था कि प्लेग फैलने पर क्या था कि कुछ फंड दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इसने मना कर दिया था, इसलिए इसकी हत्या कर दी गई थी चापेकर बंधु के द्वारा। तो पहली क्रांतिकारी गतिविधि ये हुई। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी ने पूछा है, वीडी सावरकर, अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किसने किया था, तो 1936 ईस्वी में ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने और अभिनव भारत नाम का क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक भी इनको कहा जाता है, वीडी सावरकर को। याद रखिएगा, वीडी सावरकर, ये गलती है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, वीडी सावरकर याद रखिएगा,
अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा वीडी सावरकर। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, भीकाजी का मां, क्रांतिकारियों की मां, ठीक है, जितने भी क्रांतिकारी गतिविधि हुई उसकी मां इनको कहा जाता है। किनको? भीकाजी का मां को। और विदेशी धरती पर, सर हिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती तो अब हम क्या करें, नहीं आती तो हम तो इतना अच्छा से प्रयास कर रहे हैं समझाने का, ठीक है, नहीं आती तो आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, जरूर आएगी समझ में। पहली बार भारतीय झंडा जो है विदेशी धरती पर फहराने का काम जर्मनी के स्टुटगार्ट में किया था, उनका नाम था भीकाजी कामा। इन्हें क्रांतिकारियों की मां भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आप रट्टा मार लीजिए, जिनको इतिहास समझ में नहीं आता है रट्टा मारिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैडम भीकाजी कामा, हाँ, भीकाजी कामा जो है वो आपके क्रांतिकारियों की मां थी। अति महत्वपूर्ण, बीपीएससी में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन है 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? वरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त। प्रथम नाम मित्र थे अध्यक्ष, उद्देश्य खून के बदले खून, ठीक है। तो अनुशीलन समिति के संस्थापक वरिंद्र घोष थे। अब आ जाइए खुदीराम बोस, जिसका कि आपको बताए थे बिहार का आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका में खुदीराम बोस जो शहीद हुए थे, नहीं, कैनेडी के बग्घी पर बम गिरा दिए थे और जिस कारण से उनकी पत्नी और बेटी की हत्या हो गई थी बम से। तो प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर लिया, ठीक है, किंग्सफोर्ड को मारने गए थे, लेकिन गलती से कैनेडी के बग्घी पर वो बम गिर गई थी, ठीक है, कैनेडी की पत्नी उसमें थी। तो ये याद रखना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के दृष्टिकोण से। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी किसको मारने गया था? तो बिहार के किंग्सफोर्ड, ठीक है, वो वहां पर जिला जज था, उसको मारने के लिए गया था, ठीक है, मुजफ्फरपुर में, लेकिन गलती से कैनेडी की पत्नी मर जाती है, लेकिन इसको फांसी दे दिया जाता है और ये इन्होंने, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। हाँ, खुदीराम जी को फांसी मिला और प्रफुल्ल चाकी ने खुद आत्महत्या की थी। पाश्चाताप उनको लगा कि हमने गलत काम कर दिया, ठीक है। चलिए जो भी हो, अब आ जाइए अरविंद घोष के बारे में आप लोग जानते ही हैं। 1908 ईस्वी में अलीपुर षड्यंत्र करने में इनका योगदान था। मदन लाल ढींगरा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो इसने भारत सचिव की सलाहकार की हत्या कहां जाकर के कर दी थी? कर्नल वाइजली, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, ये थोड़ा सा नाम मुझे पता लग रहा है। ठीक है, कर्नल वाइजली की हत्या जाकर के मदनलाल ढींगरा ने कहां पर जाके कर दिया था? तो लंदन में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 1913 लाला हरदयाल का नाम सुने होंगे। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी के संस्थापक, यह भी बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में और लाला हरदयाल ने किया था, याद रखिएगा। हाँ, लॉर्ड वेलेजली होगा ये, ठीक, ये क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली, ये वेलेजली कर लीजिए, वही मुझे लग रहा था कुछ मिस्टेक है, वेलेजली। कर्नल वेलेजली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने। अब आ जाइए लाला हरदयाल, गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए ये थोड़ा सा कंफर्म हो लेंगे हम बाद में, आप ही लोग बोले तो हमने लिख लिया। लॉर्ड वेलेजली नाम तो सुना हुआ है, ठीक है। जो भी हो, थोड़ा सा इसी टाइप का नाम है, थोड़ा देख लेंगे मदन लाल धिंगरा ने किनकी हत्या की थी। तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। 1914 में काट कामागाटा मारू, हाँ कामागाटा मारू प्रकरण हुआ, जिसमें कनाडा, देखिए नेता गुरुदीप सिंह थे, सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा जा रही थी, जहां पर वहां पर अंग्रेज अधिकारियों ने इसको उतरने नहीं दिया, और फिर जो है यही प्रकरण कहलाता है आपका कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है। और उसको उतरने नहीं दिया, जो सेना जो गई थी साथ में, तो उसको फिर रिटर्न भारत जब भेजा गया तो यहाँ उनको कब्जा कर लिया गया था, उनको बंदी बना लिया गया था, ठीक है। तो सिंगापुर से डायरेक्ट वैंकूवर कनाडा जा रही थी जहाज, नेता गुरदीप सिंह थे, और यह घटना कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक। 1914 में ये भी क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हैं। चलिए अब आते हैं, इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने लिखा है, और यहां से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। कर्नल वायली ही सही है, चलिए जो भी हो, हाँ वही होगा, कर्नल वायली ही होगा। अब आइए 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अति महत्वपूर्ण है, और इसका जो संस्थापना किसने किया था, स्थापना तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने, और इसी के सदस्य रहते हैं भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, इसकी स्थापना कहां हुई, कानपुर में। कब हुआ, 1924 में। संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल थे, अति महत्वपूर्ण, ठीक है। और बाद में इसी का नाम HSRA कर दिया जाता है, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद वहां पे कंट्रोल करते हैं। अब देखिए यहां पर है कि 9 अगस्त 1924 को काकोरी कांड होता है, ट्रेन। आपको पता होगा कि यहां पर क्या हुआ था कि इन क्रांतिकारियों ने जो अंग्रेजों के द्वारा हथियार गोला बारूद भेजा जा रहा था दूसरे क्षेत्र में, तो यहां पर ट्रेन में डकैती की गई। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे, एक ट्रेन में अगर सिर्फ बंदूक भेज रहे हैं तो उसमें गोली बारूद नहीं भेजते थे, दूसरे में भेजते थे। तो इन लोगों को गलती से जो हाथ लगा था वो केवल बंदूकें लग गई थी, लेकिन उसमें इस्तेमाल करने वाला जो कारतूस था ही नहीं, और बाद में सब पकड़े भी गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहरी, ये सब लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है। और काकोरी कांड को अब काकोरी कांड के नाम से नहीं कहा जाता है, चूंकि यह स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट था, ठीक है। काकोरी एक्शन के नाम से अब यह जाना जाता है कि क्रांतिकारियों ने एक्शन लिया था, कांड नहीं किया था। कांड होता है जब आप निगेटिव काम करते हैं, और यहां पर तो देश की आजादी के लिए ये सब लड़ रहे थे, देश को किस प्रकार से आजाद किया जाए, खुद को मर मिटने के लिए तैयार थे, तो उनके लिए कांड शब्द का प्रयोग सही नहीं था, इसीलिए पिछले वर्ष ही कांड को हटा दिया गया था। अब देखिए 9 अगस्त 1924 को ये HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा ही किया गया। फिर 1926 में पंजाब नौजवान सभा की स्थापना की गई, और वो कहां किया गया, तो भगत सिंह के द्वारा, ठीक है, पंजाब में। और यहां पर नारा दिया गया इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो याद रखिएगा भगत सिंह ने, ठीक है। और पंजाब नौजवान सभा के भी संस्थापक आपके कौन थे, तो भगत सिंह थे। बायली ही होगा, ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अब आ जाइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन
HSRA, बस उसमें आप एस लगा दीजिए। वो 1924 में बना और ये 1928 में बना। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जब उधर सब लोग पकड़े जाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह, तो ये बच जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, ठीक है। और सैंडर्स पुलिस अधीक्षक की हत्या HSRA के द्वारा ही किया गया था। और सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह ने भूमिका निभाई थी और सैंडर्स की हत्या के जुर्म में ही इनको फांसी की सजा मिली। सैंडर्स की हत्या के जुर्म में किनको फांसी मिला था? तो भगत सिंह को। और चंद्रशेखर आजाद तो आजाद थे, कभी पकड़े ही नहीं गए, ठीक है। अब देखिए, इनको नहीं पता था कि यह पोल खुल जाएगा और ये लोग शांति से इत्मीनान से जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। पब्लिक सेफ्टी बिल जो पास होना था, ना पास होने के लिए इन्होंने बिल उसी पे फेंका और वहां से भागे नहीं। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त गए थे, उनको क्या पता था कि इनका पुराना केस जो है खुल जाएगा। इनको पता था कि हमारे बारे में कोई जान ही नहीं रहा है, लेकिन केस खुला और ये दोनों जो है इसके सैंडर्स के हत्या में फंस जाते हैं और फिर सैंडर्स के हत्या के जुर्म में इनको फांसी दे दी गई थी, ना कि बम फेंकने के लिए। चूंकि बम जो था वो आदमी के हत्या के उद्देश्य से नहीं फेंका गया था, वो ऐसे जगह पे फेंका गया था जहां पे खाली जगह था। बस वो सुनाना चाह रहे थे ब्रिटिश अधिकारियों को कि हम चाहते तो अभी सबकी हत्या भी कर सकते थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग बात को मान लीजिए, ठीक है, जो भी हो। लेकिन भगत सिंह यहाँ पे फंस जाते हैं और फिर उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। अब आ जाइए सितंबर 1929 को 63 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात जतिंद्र दास जो है लाहौर जेल में शहीद हो गए। तो भूख हड़ताल के कारण शहीद होने वाले क्रांतिकारी का नाम अगर पूछे तो आपको जतिन दास बताना है। क्या बताना है? जतिन दास, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कहीं मिस्टेक अगर आपको लगता है तो वो सुधार लेंगे, हो सकता है। अब आ जाइए 8 अप्रैल 1930 को क्या हुआ? चटगांव शस्त्रागार। ये भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। इसके जो संस्थापक थे वो सूर्य सेन थे और बांग्लादेश ढाका में अभी है ये चटगांव, ठीक है। वहां पर इन्होंने नेतृत्व किया था और महिला में कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर इसकी सदस्य थी। चटगांव शस्त्रागार किसके द्वारा किया जाता गया था? तो सूर्य सेन के द्वारा। यानी जो भी हथियार जहां अंग्रेज रखते थे उसको लूट लिया गया था। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी संगठन का नाम था, ठीक है। अब आते हैं 23 मार्च 1931। आपस में आप लोग लड़ाई नहीं कीजिए, ठीक है। जो भी डाटा अगर मिसमैच हो रहा है तो आप लोग अच्छे से कोई स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी का देख लीजिएगा। हो सकता है 1-2 डाटा हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, जहां तक मुझे लगता है सही है। 23 मार्च 1931। अब देखिए, यह काला दिन है भारतीय इतिहास के लिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई लाहौर षड्यंत्र केस में, खास करके जो सैंडर्स की हत्या हुई थी उसके जुर्म में। तो सैंडर्स के हत्या के जुर्म में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो यहां तक आप लोग मुझे लगता है अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्रांतिकारी, अब मुझे लगता है कि क्लास थोड़ा सा स्टेक किया जाए या फिर अगले दिन के लिए रखा जाए, जैसा आप लोग कहें।